हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हम इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करें ताकि आपको हिस्ट्री डिफ़िकल्ट ना लगे। तो इंडियन हिस्ट्री में हम प्रॉपर एशियन से लेकर के मॉडर्न तक की उसकी बात करेंगे। सो दिस इज़ मी प्रकाश कुमार। सो व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री होता क्या है? हिस्ट्री एक्चुअली में स्टडी ऑफ इवेंट होता है, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे पास्ट में क्या क्या हुआ है और क्या सब्जेक्ट जो हिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट होता है कि इसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को उसमें नींद आ जाती है। मेरे हिसाब से हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट अपने पास्ट के बारे में, अपने कंट्री के पास्ट के बारे में कुछ नॉलेज मिलेगी और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अगर हम हिस्ट्री में बात करते हैं, सबसे पहले हमें टाइमलाइन बताना चाहिए कि टाइमलाइन आखिर चलती कैसे है। ज़ीरो का अगर उस तरफ की बात करें तो वहाँ पे बिफोर कॉमन एरा की बात होएगी। अगर इस तरफ की बात करें तो उसे हम एडी की बात करते हैं, मतलब एम्यूनो डिमोन के नाम से भी जानते हैं। इंडियन हिस्ट्री को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एशियंट, जिसमें हम मौर्यन एम्पायर, पैलोलिथिक एज, स्टोन एज ये सब पढ़ेंगे, एंड मिडेवल एज। मिडेवल सेकंड पार्ट में आता है इंडियन हिस्ट्री के। उसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे दिल्ली सल्तनत, और थर्ड आता है मॉडर्न एज, जहाँ हम इंडिपेंडेंस की लड़ाई देखेंगे, जब ब्रिटिश से इंडिया कैसे इंडिपेंडेंस हुआ। तो एशियंट से हम शुरू करते हैं। एशियंट में हमने क्या क्या पढ़ना है? स्टोन एज पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, वैदिक एज पढ़ेंगे, जैनिज्म बुद्धिज्म भी पढ़ेंगे, महाजनपद, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर, संगम एज, गुप्ता एम्पायर, पोस्ट गुप्ता एम्पायर। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो हमने एशियंट में पढ़ने हैं। तो हम शुरू करते हैं स्टोन एज से। स्टोन एज स्टोन एज को हमने बहुत से पार्ट्स में डिवाइड करा, जैसे पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर मेटल एज में डिवाइड करें। मेटल एज में है चालकोलिथिक एंड मेगालिथिक। जो पैलेयोलिथिक है ये सबसे ओल्डेस्ट स्टोन एज मानी जाती है, जो कि 10,000 BC से पहले था। इसमें हम लार्ज स्टोन से बने टूल्स इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद मेसोलिथिक, जिसको हम ट्रांजिशनल फेज भी जानते हैं, जो कि पैलोलिथिक के बाद और नियोलिथिक से पहले आया है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे न्यूलिथिक की। न्यूलिथिक में स्टोन एज में जो स्टोन्स के टूल है वो काफ़ी छोटे हो गए थे। फिर उसके बाद बात करें मेटल एज, जिसमें मेटल का यूज़ होने लग गया, जिसमें कॉपर, ब्रॉन्ज, और मेगालिथिक में साउथ इंडिया में आयरन का भी यूज़ होने लग गया था। हम बात करते हैं पैलेयोलिथिक से, जो 10,000 BC से पहले था। उस टाइम इंसान जो था हंटिंग करता था एनिमल्स की, उनकी स्किन से ही सब कुछ प्रोडक्ट्स, हड्डियों से ही प्रोडक्ट बनाता था। लार्ज स्टोन टूल्स होते थे, और अभी हमें उनके पास थोड़ी बहुत, उनको जो नॉलेज थी लैंग्वेज की वो बहुत कम थी। वो बहुत ही कम बोला करते थे, मीन्स वो अपने बस हाव भाव से ही सारा काम कर लिया करते थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि पैलेयोलिथिक से रिलेटेड है, जैसे भीमबेटका, वो हमें मध्य प्रदेश में मिलती है। वहाँ पर हमें पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक तीनों के ही अवशेष मिलते हैं। फिर है पटने, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे हमें एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रिच मिलते हैं, मीन्स वहाँ पे हमें ऑस्ट्रिच के अंडे मिले हैं। फिर है आदमगढ़, मध्य प्रदेश में। फिर हुंसगी, कर्नाटका, ये लाइमस्टोन के लिए फेमस है। और कुछ और साइट्स हैं पैलेयोलिथिक, जैसे कि कुरनौल, आंध्र प्रदेश में, और सोहन वैली, पाकिस्तान में। इसमें आप देख सकते हैं पैलेयोलिथिक की कुछ साइट्स। ये आपका सोहन वैली, पटवार प्लेट्यू, भीमबेटका, अहमदगढ़, पटने, हुंसगी। मेसोलिथिक की बात करते हैं। मेसोलिथिक को मिडल एज भी कहते हैं, स्टोन एज की। हम इसको ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं। इसमें हमें
स्टोन एज के जो साइज़ है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे नहीं मिलेंगे। और जो इसमें इंसान जो है नॉर्मली लार्ज एनिमल को मारने के बजाय जैसे फिशिंग और बहुत सी चीज़ें करने लग गया। और इस टाइम इंसान ने धनुष और बाण इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे हमने कुछ एनिमल्स को भी अपने साथ रखना शुरू करा था, जैसे डॉग, डियर, ऑस्ट्रिच। और ये इस टाइम इंसान ने कल्टीवेशन शुरू कर दी थी, जैसे कि वो फल वगैरह भी उगा सकता था। और यहाँ पर बरील प्रैक्टिस भी मिलती थी। बरील मतलब कि इंसानों को मार के उनके साथ साथ उनके कुछ टूल्स को भी दफनाया जाता था, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसमें कुछ और इस फोटो में देख सकते हैं बरील प्रैक्टिस हो रही है। और इसमें आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है, जैसे भीमबेटका, आदमगढ़, लालगंज, गुजरात में। अब हम बात करते हैं न्यूलिथिक की। न्यूलिथिक हम न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। इसमें हमें पॉलिशिंग टूल्स मिलते हैं। ये इसमें पोट्रीज का भी फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। और कल्टीवेशन होती है इसमें राइस की, वीट की, बार्ले की, मिलेट्स की। और इसमें इस दौरान जो गांव थे वो भी बनने शुरू हो गए थे। इसमें हमें हाउस इमर्ज आने शुरू हुए थे, जैसे कि मिट्टी के बने हुए घर हमें दिखाई देते हैं। और लोगों ने पहले जो गुफा में रहते थे, वो गुफा की जगह वो घरों में आने, मिट्टी के घर बना के उसमें रहने लग गए थे। उस टाइम हमें आग भी इंट्रोड्यूस हो गई थी, जिससे फायर इंट्रोड्यूस हुई और वो खाना पका के खाने लग गए। इस टाइम जो नॉर्मली डोमेस्टिकेशन एनिमल करे गए थे, पालतू बनाया गया था, जैसे शेप, गोट, कैटल्स। उस टाइम कॉटन और वूल भी काफ़ी बड़ी मात्रा में पाए जाते थे। तो ये कुछ वहाँ उस टाइम की पोट्री है। और उस टाइम के जो टूल्स छोटे होते जा रहे थे, इमर्ज होने लग गए थे विलेजेस। और फार्मिंग वगैरह भी अपने पीक पे थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं न्यूलिथिक की, एक बार इसे रीड कर लीजिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइट कहाँ पर है, साइट से हमें क्या क्या मिला है। जैसे मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पर हमें रिटेंगुलर हाउसेस मिले हैं। और वीट, बार्ले, शिप्स, गोट भी मिली है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उनके बारे में इंपॉर्टेंट नॉलेज बता रखी है, आप एक बार से रीड कर लीजिए। अब बात करते हैं मेटल एज की। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक के बाद जो एज आती है उसे हम कहते हैं मेटल एज। इस टाइम इंसान ने कॉपर और ब्रॉन्ज से टूल बनाने शुरू कर दिए थे। इसको हम नेक्स्ट फेज भी कहते हैं न्यूलिथिक के बाद। और ये नॉर्थ इंडिया में स्पेशली पाई जाती है, जो कि आज आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन एरिया में पाया जाता था। इसको हम ये भी कह सकते हैं कई बार कि ये हड़प्पन एज का ही आगे एक स्टेप्स था। इसमें टेराकोटा की हमें फिगर्स, पॉटरी, मूर्तियाँ वगैरह मिल जाती हैं। इसके बाद हमें मेटल एज के बाद हमें वेदास एज के बारे में भी पता लगेगा। तो ये कुछ पोट्रीज है और कुछ फिगर्स हैं जो उस टाइम पे लोग थे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे खित्री और पयमपली। और मेटल एज में बात करते हैं तो मेटल एज साउथ इंडिया में अगर देखा जाए तो वहाँ पे उसे मेगालिथिक कहते थे, जहाँ पर आयरन का यूज़ होता था। याद रखना, नॉर्थ इंडिया में उस टाइम आयरन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, यहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड साउथ इंडिया में आयरन इंट्रोड्यूस हुआ था पर कॉपर और ब्रॉन्ज नहीं हुआ था। यहाँ पे हमें रेड एंड ब्लैक पॉटरी भी पाई जाती है। यहाँ पे जो वेपन्स होते थे वो स्मॉल आयरन से बने होते थे। और बरियल प्रैक्टिस भी होती थी, मतलब इंसानों को दफनाया भी जाता था। और ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अब हमारा स्टोन एज खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि स्टोन एज के बाद ही आई थी। इस टाइम पे हम बात करेंगे कि कैसे एक इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे इमर्ज हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन को टोटल हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है: प्री हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड लेटर हड़प्पन। प्री हड़प्पन में हम देखेंगे कि लोगों ने कैसे गांव बनाने शुरू करे और साथ ही साथ एग्रीकल्चर में कैसे उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड करी। जैसे कुछ साइट्स हैं बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ में, मोहनजोदारो में। फिर बाद में अर्ली हड़प्पन में हम देखेंगे कि जो गांव थे वो बड़े होने लग गए।
और जो इंसान पहले गांव में रहता है वो शहर वाली लाइफ जीने लगेगा। जैसे कुछ साइट है कोट डीजी, अमीरी, ऐसे मैच्योर हड़प्पर में हम देखेंगे कि जो सिटीज थी वो बहुत बड़े आकार में आने लगी। एंड जैसे कालीबंगन एंड डिक्लाइन में देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैसे डिक्लाइन हुआ, उसके पीछे कारण क्या क्या थे, क्या क्या थ्योरी हैं, वो क्यों आखिर डिक्लाइन हो गया। तो ये कुछ साइट्स हैं, जैसे टॉप में है मंडा, ईस्ट में है आलमगीरपुर, साउथ में है दलाइमाबाद, यहाँ पर है सोक्टाको। तो एक्सटेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का देखते हैं। हम फैक्ट्स देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या थे। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज किसने करी? जॉन मार्शल ने 1924 इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करी। फिर इंडियन की तरफ से रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो जो कि लार्जेस्ट साइट है उसकी खोज करी। फिर दयाराम साहनी भी थे जिन्होंने हड़प्पन साइट की खोज करी। क्योंकि ये सारे शहर जो हैं हड़प्पा हड़प्पन कल्चर में इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंडस वैली के आसपास मीन्स सिंधु नदी के आसपास बसे हुए थे, इसलिए हम सब इन्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लार्जेस्ट साइट का नाम क्या है, वो है राखीगढ़ी। सो यहाँ पर मेटल एज एब्सेंट था, आपको बताया था। यहाँ पर आपको कॉपर एंड ब्रॉन्ज के टूल्स मिलेंगे, ना कि आयरन के। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रॉन्ज बनता कैसे है। ब्रॉन्ज जो बनता है वो कॉपर और टिन से बनता है। जो कॉपर है ये हमें खेतरी में मिल जाता है जो कि गुजरात में है। जो टिन है वो अफगानिस्तान से आता था। यहाँ से आपको ये बात पता लगनी चाहिए कि उस टाइम पे फॉरेन ट्रेड भी होता था। जब फॉरेन ट्रेड होगा तभी तो अफगानिस्तान से टिन यहाँ पर आएगा, तभी वो ब्रॉन्ज बना पाएंगे। फिर ब्रॉन्ज से वो कुछ फिगर्स बनाएंगे, जैसे डांसिंग गर्ल आपने शायद देखा हो। तो कुछ हम साइलेंट फीचर की बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, कि आखिर का उसके साइलेंट फीचर क्या क्या है। पहला टाउन प्लानिंग, कि उनके जो घर थे बहुत ही 90 डिग्री, जैसे चंडीगढ़ है आज या गांधीनगर है, इस तरीके से डेवलप थे। इनकी इकोनॉमिक लाइफ क्या थी, सोशल लाइफ क्या थी, किसको मानते थे वो, उनके आर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन था। ये डांसिंग गर्ल है। और उनकी स्क्रिप्ट क्या होती थी, जैसे ये आप देख सकते हैं उनकी स्क्रिप्ट। उनके रिलीजन क्या थे, ये उनके मदर गॉडेस है। एंड उनकी बरियल प्रैक्टिस, किस तरीके से वो अपनी बरियल प्रैक्टिस वगैरह करते थे। एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। टाउन प्लानिंग में हम देखेंगे कि वो ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल करते थे। उनका जो शहर है वो टोटल 90 डिग्री पे डिवाइड होते थे, हर एक गली, जैसे चंडीगढ़ या गांधीनगर है। और वहाँ पर आपको सिटाबल भी मिल जाएगा। सिटाबल क्या होता है कि एक रिच पीपल्स के लिए अलग सा एरिया होता है जो कि अपर लैंड पे बनाया जाता है, थोड़ा ऊंचाई पे बनाया जाता है, ताकि वो पूरे शहर को देख सके। ये एरिया हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है? हड़प्पा में, मोहनजोदारो एंड कालीबंगन में। यहाँ पर आपको कोई स्टोन का घर नहीं दिखेगा, जो भी दिखेगा वो बर्न ब्रिक से बना होगा, मतलब ईंटों से बना होगा। और यहाँ का जो सिस्टम था ड्रेनेज का वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का था। मीन्स इन्होंने सड़क बनाने से पहले नीचे ड्रेनेज लाइन बिछाई हुई थी। मतलब ये सफाई जो आज हम सुनते हैं ना, स्वच्छ भारत मिशन, ये उस टाइम के लोगों में भी था। यहाँ पर आपको ग्रेट बाथ भी मिल जाएगा। ग्रेट बाथ मतलब एक टाइप का स्विमिंग पूल टाइप ही था उनके लिए। वो वहाँ पर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। और यहाँ पर आपको गैंट्री भी मिल जाएगी। गैंट्री में क्या है? भंडार घर, जहाँ पर वो अपने बचा हुआ जो सरप्लस है ग्रेन्स का, वीट राइस वगैरह का, वो वहाँ पे वो स्टोर करा करते थे। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये है उनका द ग्रेट बाथ, ये उनका ड्रेनेज सिस्टम, और ये इनका अपर लैंड है सिटाडेल। और इनका कुछ शहर इस तरीके से दिखता था और उनका ड्रेनेज सिस्टम ऐसे चलता था। अब उनके हम इकोनॉमिक लाइफ के बारे में देखते हैं।